हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास की टाइमिंग मॉर्निंग में 7 से 7:30 के बीच में आपको एक क्लास डेली मिल जाती है। क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो, क्लास में स्टार्टिंग में होते हैं कुछ वोकैब फ्रॉम द एडिटोरियल। द हिंदू एडिटोरियल से जो इंपॉर्टेंट वोकैब हैं उनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, सारे वर्ड्स को, और सेपरेटली उनको मैं इसके क्लास के स्टार्टिंग में रखता हूँ, जिससे कि आपको सारा एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाए। देन एडिटोरियल एनालिसिस करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं सारी चीज़ों को, जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मजबूत होता है, आपको रीडिंग की हैबिट पड़ती है, और फिर जो आपके अंदर पढ़ने का डर है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं अनसीन पैसेज के, तो बहुत से बच्चे क्या होता है कि अनसीन पैसेज को पढ़ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से अगर पढ़ ही नहीं पाते हैं तो फिर आंसर भी उनके नहीं कर पाते वो सोल्व। तो रीडिंग का जो डर है वो इससे निकल जाएगा। बहुत तरीके से तोड़ तोड़ कर चीज़ों को बताता हूँ मैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपका वहाँ से मजबूत हो जाएगा। देन जब हम ये एडिटोरियल एनालिसिस कर लेते हैं तो लास्ट में मैं रखता हूँ कुछ एमसीक्यूज़, जो कि पैसेज के एमसीक्यूज़ हैं, उसी फॉर्मेट में रहते हैं जो आपको एग्जाम में मिलते हैं। अनसीन पैसेज होता है, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर एडिटोरियल एनालिसिस के बाद में एडिटोरियल से सेलेक्ट कर कर मैं क्वेश्चंस बनाते हूँ, जो कि पैसेज एमसीक्यूज़ के फॉर्म में रहते हैं। 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो तो वहाँ पर आप आंसर फाइंड नहीं कर पाते, तो यहाँ से आप आंसर फाइंड करना सीख जाते हैं। और लास्ट में कुछ ग्रामर के एमसीक्यूज़ भी रखता हूँ, जैसे कि वॉइस नरेशन है ना, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे ये टॉपिक्स जो हैं इन पर ज़रूर सवाल आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। ऑलराइट, तो ये होता है। उसके अलावा 10 बजे, राइट 10 बजे एक वोकैब की स्पेशल क्लास आपको डेली देखने को मिलती है। उसमें तो चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम। उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ते हैं, उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो उस एक क्लास में आधा पौना घंटे की क्लास होती है। उस एक क्लास में हम सारी वोकैब को कवर करते हैं, और लास्ट में मैं आपको कराता हूँ उसमें प्रैक्टिस, जिसके बाद तो भाई जितने भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं डेली बेसिस पर, वो सारी वहीं ऑटोमेटिकली क्लास में ही आपको याद हो जाती है। ऑलराइट, तो वोकैब तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो तो स्पेशल है। वो मतलब आपने अगर वो उस क्लास को रेगुलर ले लिया तो आप वोकैब के चैंपियन बन जाएंगे। आपने अगर इस क्लास को लिया तो आपको रीडिंग और ग्रामर की दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपने दोनों चीज़ें दिक्कत हैं, अगर आपको दोनों चीज़ों में दिक्कत है, तो दोनों क्लासेस को डेली बेसिस पर लो। कुछ ही महीनों में देखना आपका इंग्लिश का लेवल कहाँ पहुँच गया। ऑलराइट, और अच्छा, इस क्लास का आप फ़ायदा तब ले सकते हो। देखो, पीडीएफ मैं डेली टेलीग्राम पर अवेलेबल कराता हूँ, लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाओ चैनल पर टेलीग्राम के, और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो। एक बार खुद से पूरी पीडीएफ पढ़ो, उसमें जो भी एडिटोरियल एनालिसिस है उस एडिटोरियल को आप खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ने के बाद उसमें वर्ड्स हैं वो भी सारी चीज़ें पढ़ो, और लास्ट में जो ये क्वेश्चंस हैं ना, ये पैसेज वाले और ग्रामर वाले, इनको आप खुद से अटेम्प्ट करो, तब आपको खुद से चीज़ों को करना आ जाएगा। जब आप एक बार अपने आप करोगे तो फिर आपको एग्ज़ाम में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, बेनिफिशियरीज कौन रहेंगे इस क्लास के? भाई, किसके लिए क्लास डिज़ाइन करी गई है? जितने भी एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, जैसे सीजीएल हो गया, सीपीओ, सीएचएसएल और स्टेनो, या फिर कोई भी एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, तो उन सभी के लिए बेस्ट क्लास है ये। उसके अलावा बैंक के एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसको ले सकते हैं, बहुत बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए भी, क्योंकि इंग्लिश तो भाई सभी में सेम आती है ना, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। और इस क्लास का लेवल तो बेसिक से एडवांस का है, तो फिर ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। डिफेंस जैसे कि एनडीए और सीडीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इसको ले सकते हैं, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें एडिटोरियल रहता है। एडिटोरियल पढ़ने के बाद आपको सोचने का और समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि किसी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा थोड़ी ना होता है ये लिखा हुआ। ये तो एक बहुत बड़ा स्कॉलर लिखता है यार इस एडिटोरियल को, तो उसकी थॉट प्रोसेस आपको देखने को मिलता है, आपको चीज़ों में प्रॉब्लम नज़र आने लगती है, आपको सॉल्यूशन बेस्ड आपकी अप्रोच हो जाती है फिर। ओके, तो ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे इस क्लास से काफ़ी बेनिफिट्स ले सकते हैं। ऑलराइट, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डेली यहाँ पर अवेलेबल होता है, और इन नियर फ्यूचर तो बहुत सारा कुछ यहाँ पर आने वाला है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड से। और पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है मो। मो होता है एक जबड़ा, ये एक नाउन होता है देखो, और इसका हिंदी में मीनिंग होता है जबड़ा या फिर पेट। क्या ये जबड़ा पेट क्यों कर दिया इसको? माउथ, थ्रोट या स्टमक ऑफ ए वोरेशियस एनिमल, किसी वोरेशियस एनिमल का माउथ, थ्रोट या स्टमक को बोलते हैं। द शार्क ओपन इट्स मैसिव मो, मतलब जबड़े से मतलब समझो आप, शार्क होती है ना जो समुद्र में रहती है, उसने ओपन करा, खोला अपना, मैसिव, मैसिव होता है बड़ा, ह्यूज,
तो बड़ा उसने अपना मुंह खोला, जबड़ा खोला, रेडी टू डेवोर इट्स प्रे, और अपने प्रे को खाने के लिए तैयार थी। जॉज होना, गलेट और एबिस, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। और एंटोनिम्स, अच्छा देखो जबड़ा वगैरह है तो सरफेस, क्लोजर और एक्सटीरियर, है ना। भाई जबड़ा कहाँ होता है? अंदर होता है, तो वो तो इंटीरियर पार्ट हो गया, लेकिन ये एक्सटीरियर में हो गया। और ये जबड़े के अंदर कुछ नहीं दिखता, लेकिन यहाँ पर क्लोजर है ना। तो ये चीज़ हो गई। एंटोनिम्स पर इतना ध्यान मत दो, बस आप इसका मीनिंग समझ लो मुंह का, उतना ही काफ़ी हो जाएगा। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है टाउट। ये होता है एक एडजेक्टिव। इसका हिंदी में मीनिंग होता है खींचा हुआ या फिर तना हुआ। स्ट्रेच्ड है कोई चीज़ या फिर पुल्ड टाइट, खींच रखा है उसको, उसी को बोलते हैं टाउट, नॉट स्लैक। द रोप वॉज टाउट। रोप कैसी थी? रस्सी कैसी थी? खिंची हुई थी। इंश्योरिंग द ब्रिज वॉज सिक्योर। और वो क्या इंश्योर कर रही थी कि जो ब्रिज है, जो पुल था, वो सिक्योर था, एकदम सेफ था। टाइट होना कोई चीज़, टाउट मतलब टाइट होना, स्टिफ होना, और फर्म होना। फर्म होता सख्त एकदम, तो उसको बोलते हैं फर्म। तो तीन सिनोनिम हो गए, टाइट, स्टिफ और फर्म। स्टिफ को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो खिंचा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ लूज है, ढीला है एकदम, स्लैक, फ्लैबी है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं लूज, स्लैक और फ्लैबी। फ्लैबी मार्क करो और स्लैक भी मार्क करो, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। अगला वर्ड है रिप्लीट। रिप्लीट होता है एक एडजेक्टिव। हिंदी में इसका मीनिंग होता है भरा हुआ या फिर परिपूर्ण। फिल्ड और वेल सप्लाइड विद समथिंग, कोई चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा भरी हुई है या फिर बहुत अच्छे से किसी चीज़ की सप्लाई हो रही है, उसी को बोलते हैं रिप्लीट। द नॉवल वॉज रिप्लीट विद सस्पेंस एंड मिस्ट्री। नॉवल कैसा था? किस चीज़ से भरा हुआ था? रिप्लीट विद, रिप्लीट मतलब भरा हुआ था किस चीज़ से? सस्पेंस था उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा, और मिस्ट्री थी। फुल था, रिप्लीट मतलब फुल होना। पैक्ड होना, पैक है वो काफ़ी अच्छे से। और ओवरफ्लोइंग है मतलब उसमें से बाहर बह रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। तो रिप्लीट मतलब एबंडेंस में होना कोई चीज़। अच्छा, एक तरफ तो भरा हुआ है, परिपूर्ण है, लेकिन दूसरी तरफ उसका उल्टा एम्प्टी, खाला है, खाली है बिल्कुल। लैकिंग, लैकिंग मतलब उसके अंदर कमी है। डेफिशिएंट है मतलब कम है कोई चीज़। तो तीन इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं एम्प्टी, लैकिंग और डेफिशिएंट। डेफिशिएंट को मार्क कर लो, ये भी अच्छा वर्ड है। अगला वर्ड है सिमरिंग। सिमरिंग होती है ये एक एडजेक्टिव होता है, धीरे धीरे उबलता हुआ या सुलगते हुए को बोलते हैं सिमरिंग। बीइंग इन अ स्टेट जस्ट बिलो बॉइलिंग। देखो बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग तो 100 डिग्री पे एकदम से पानी उबलने लगता है, लेकिन उससे जस्ट पहले बस वो उबलने के लिए तैयार है, मतलब सुलगता हुआ कोई चीज़। डेवलपिंग इंटेंस इमोशंस, कि भाई बहुत इंटेंस इमोशंस डेवलप हो रहे हैं उसके अंदर। एंगर वॉज सिमरिंग। एंगर क्या हो रहा था? धीरे धीरे उबल रहा था। बीनीथ हिज काम डिमनोर, उसकी शांति के बीच में, उससे थोड़े से पहले। बबलिंग होना, सीदिंग होना और स्मोल्डरिंग होना, तीन इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। स्मोल्डरिंग इसको कर लो और सीदिंग को कर लो, ठीक है। बबलिंग तो रहने दो, बबल जब उठते हैं उसको बोलते हैं बबलिंग। अच्छा, ये हो गया। अरे एक तरफ तो यार उबलता हुआ है, गुस्सा है, काफ़ी ज़्यादा सुलगती हुई हैं चीज़ें, लेकिन दूसरी तरफ कूलिंग है, कोई गर्मा गर्मी नहीं हो रही, कोई इसमें जो है सुलग नहीं रही, कोई चीज़ उबल नहीं रही, तो कूलिंग है। फ्रीजिंग है मतलब जमा हुआ है, और सेटल्ड है, एकदम सेटल्ड है, उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। तो तीन एंटोनिम्स हो जाते हैं कूलिंग, फ्रीजिंग और सेटल्ड। नेक्स्ट अगला वर्ड है काउंटिनेंस। काउंटिनेंस ये एक नाउन होता है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है चेहरा या फिर हाव भाव। किसी के हाव भाव को उसको बोलते हैं काउंटिनेंस। अ पर्सन्स फेशियल एक्सप्रेशन, किसी व्यक्ति के फेशियल एक्सप्रेशन कैसे हैं, उसी को तो बोलते हैं काउंटिनेंस। हर काउंटिनेंस शोड नो साइन ऑफ फियर, उसकी जो काउंटिनेंस थे, उसके जो चेहरे के हाव भाव थे, शोड नो साइन ऑफ फियर, उस पर कोई भी डर का भाव नहीं दिखा, कोई भी साइन मतलब संकेत वहाँ पर डर का नहीं दिखा उसके चेहरे के हाव भाव पर। फेस, एक्सप्रेशन और डेमनोर, ये होता है इसका सिनोनिम्स। डेमनोर को मार्क करो, और फेस एक्सप्रेशन तो सिंपल है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ तो चेहरे का हाव भाव है, लेकिन दूसरी तरफ मास्क लगाए आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो, कंसीलमेंट हो रहा है, चीज़ों को छुपाया जा रहा है। और डिसकम्पोजर है मतलब कंपोजन नहीं हो रहा उसका, उसको दिखाया नहीं जा रहा। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसमें से आप डिसकम्पोजर मार्क करेंगे और कंसीलमेंट मार्क करेंगे। इन वर्ड्स को बढ़िया से देख लिया करो जिनको मैं मार्क कराता हूँ, इनकी चांसेस बहुत हाई हैं एग्जाम में आने के। देखो, दो तरीके से वर्ड हो गए।
एक तो ये जो मैंने लिखे हैं नंबरिंग में जो लिखे हुए हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये तो इंपॉर्टेंट है, इनको तो मैं छांट के लाया हूँ। लेकिन जब मैं एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में बात कराता हूँ तो वो वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यही वर्ड्स आपको एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। आप पुराने प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओ, वहाँ से आप देखेंगे तो यही वर्ड्स आपको रखे हुए मिलेंगे एग्जाम में। चलिए अगला देखते हैं। रिलक्टेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है अनिच्छुक या फिर हिचकिचाने वाला। कोई हेजिटेंट है, अनविलिंग है टू डू समथिंग। किसी काम को करने से पहले कोई रिलक्टेंट है, मतलब वो शर्मा रहा है, हिचकिचा रहा है। ही वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। वह कैसा था? वह अनिच्छुक था टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर लेने से। हेजिटेंट होना, अनविलिंग होना और रेजिस्टेंट होना, 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। तो इसमें से रेजिस्टेंट मार्क कर लो। अच्छा, एक तरफ तो अनिच्छुक है, उसकी इच्छा नहीं है और हिचकिचा रहा है, हेजिटेट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विलिंग है, उसकी इच्छा है, ईगर एकदम उत्सुक बैठा हुआ है और एंथुसियास्टिक है। वही जिज्ञासु को बोलते हैं एंथुसियास्टिक, मार्क करो एंथुसियास्टिक को। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। तीनों इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाते हैं, विलिंग, ईगर और एंथुसियास्टिक। अगला वर्ड है कैटेस्ट्रोफे। कैटेस्ट्रोफे होता है एक नाउन। आपदा या तबाही को बोलते हैं कैटेस्ट्रोफे। अ सडन डिजास्टर और मिसफॉर्चून, तो इसी को बोलते हैं। मतलब एक अचानक से कोई डिजास्टर आ गया, मिसफॉर्चून हो गई, कोई दुर्घटना हो गई और उसमें काफ़ी तबाही हो गई, तो उसी को बोलते हैं कैटेस्ट्रोफे। द अर्थक्वेक वॉज अ मैसिव कैटेस्ट्रोफे फॉर द सिटी। जो अर्थक्वेक था, जो भूकंप था, वो क्या था? एक मैसिव मतलब ह्यूज, काफ़ी बड़ा। कैटेस्ट्रोफे था, तबाही था। फॉर द सिटी, शहर के लिए। डिजास्टर था भाई, ट्रेजिडी होना और कलामिटी को मार्क करो, ये अच्छा वर्ड है। कलामिटी वही होती है, आपदा को बोलते हैं कलामिटी। अच्छा, एक तरफ तो आपदा है, कैलेमिटी है, तबाही है, ट्रेजिडी है। दूसरी तरफ ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है, फॉर्चून भाग्य है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, और सक्सेस में है चीज़ें। 3 इसके एंटोनिम्स हो गए, ब्लेसिंग, फॉर्चून और सक्सेस। नेक्स्ट अगला वर्ड है पैनिक। ये एक नाउन होता है, घबराहट या फिर आतंक को बोलते हैं पैनिक। देखो, घबराहट हो रही है काफ़ी ज़्यादा तो पैनिक करते हैं ना हम लोग। कोई मतलब एक ऐसी अनकंट्रोल सिचुएशन है तो उसमें अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर क्या करते हैं? पैनिक करते हैं। सडन अनकंट्रोलेबल फियर और एंजाइटी, एक अचानक से उठा हुआ एक डर या चिंता को बोलते हैं पैनिक करना। द फायर अलार्म कॉज्ड पैनिक अमंग द एम्प्लॉयज। अचानक से किसी कंपनी में फायर अलार्म बजा तो उसने क्या कोज करा? पैनिक, मतलब एक डर का माहौल, घबराहट का माहौल अमंग द एम्प्लॉयज, वहाँ के कर्मचारियों के बीच। फियर, एंजाइटी और अलार्म 3 को बोलते हैं। ये तीनों इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं पैनिक के। भाई, फियर डर होना, एंजाइटी चिंता होना और अलार्म मतलब चौकन्ने हो जाना, तो उसी को बोलते हैं पैनिक। अच्छा, एक तरफ तो घबराहट हो रही है, आतंक मच रहा है। आतंक मतलब आप डर गए हैं, उसी को बोलते हैं आतंक। तो लेकिन दूसरी तरफ क्या हो गया? काम है, आप एकदम शांत हैं, कॉन्फिडेंस में हैं और कंपोजर है। ठीक है, कंपोजर है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, कंपोजर मार्क कर लो। अच्छा, चलिए अगला देखते हैं। रेंडर क्या है भाई? एक वर्ब है, प्रस्तुत करने को या प्रदान करने को। टू गिव समथिंग, वही होता है रेंडर करना। टू प्रोवाइड या टू गिव और कॉज टू बिकम, इसी को बोलते हैं रेंडर करना, प्रस्तुत करना या प्रदान करना। हिज हार्ड वर्क रेंडर्ड हिम सक्सेसफुल। उसके हार्ड वर्क ने उसको क्या दिया? उससे क्या मिला उसको हार्ड वर्क से? उसने क्या बना दिया उसको? रेंडर्ड हिम, उसको प्रदान किया, उसको बना दिया सक्सेसफुल। डिलीवर करना, प्रोवाइड करना और ऑफर करना, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें दी जा रही हैं, डिलीवर करी जा रही हैं, प्रस्तुत करी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ विद होल्ड, रोक कर रखा जा रहा है, रिमूव हटा दे रहे हैं और रेफ्रेन कर रहा है, उसको बचाया जा रहा है उस चीज़ से। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। रेफ्रेन मार्क करो इसमें से। विद होल्ड भी अच्छा वर्ड है, विद होल्ड भी मार्क करो। अगला है मिटिगेट। वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कम करना या फिर हल्का करना। किसी चीज़ को मिटिगेट करना मतलब मिटाना, कम करना, उसको कर्ब करना। टू मेक लेस सीवर और सीरियस, कोई चीज़ है काफ़ी ज़्यादा भीषण है, उसको कम कर देना, उसको सीरियसनेस उसकी कम कर देना। द न्यू लॉ, जो नया कानून है, एम्स टू मिटिगेट पोल्यूशन, वो किस चीज़ पर उसका लक्ष्य है नए कानून का? मिटिगेट करेगा पोल्यूशन को। पोल्यूशन होता है प्रदूषण, प्रदूषण को मिटिगेट करेगा, कम करेगा। रिड्यूस करना, एलिविएट करना और लेसन करना। लेसन देखो लेस से बना है, लेस कम होता है ना,
तो वो ये लेसन करना, किसी चीज़ को कम करना। इसमें एलिवेट मार्क करो, इसका मतलब भी वही होता है, कम करना। अच्छा, एक तरफ तो कम करा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अग्रवेट कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। वर्सन देखो, वर्सन बना है वर्ष से, वर्ष होता है खराब, तो लेसन ऊपर देखो कम करना था, तो वर्ष से वर्सन बना, वर्सन मतलब और ज़्यादा खराब कर देना, इंटेंसिफाई कर देना, और ज़्यादा तीव्र कर देना चीज़ों को। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। इसमें से आप इंटेंसिफाई को मार्क कर लो, बहुत अच्छा। एग्रावेट भी अच्छा है, इसको भी करो। अगला है एब्सर्ड। एब्सर्ड होता है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है बेतुका या फिर हास्यास्पद। कोई चीज़ रिडिकुलसली अनरीजनेबल है, मतलब लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल चीज़ है कोई, एब्सर्ड है। हिज आइडिया ऑफ फ्लाइंग विदाउट विंग्स वॉज एब्सर्ड। उसका आइडिया, उसका उड़ने का आइडिया विदाउट विंग्स, बिना पंखों के, बिना पंखों के कौन उड़ सकता है यार। तो उसका आइडिया था कि मैं बिना पंखों के उड़ जाऊंगा, तो हिज आइडिया ऑफ फ्लाइंग विदाउट विंग्स, बिना पंखों के उड़ने का उसका आइडिया, उसका विचार, वॉज एब्सर्ड, वो काफ़ी ज़्यादा बेतुका था, हास्यास्पद था। रिडिकुलस होना, नॉन सेंसिकल, नॉन सेंसिकल, तो देखो नॉन है मतलब निगेटिव वर्ड है, सेंस में नहीं है कोई चीज़, तो वही होती है नॉन सेंसिकल। इलॉजिकल, 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं, रिडिकुलस मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो बेतुका है, हास्यास्पद है, लेकिन दूसरी तरफ सेंसिबल है, लॉजिकल है, कोई बात उसमें लॉजिक लग रहा है, और रेशनल है। 3 एंटोनिम्स हो जाते हैं, रेशनल, सेंसिबल और लॉजिकल। अगला वर्ड है फ्रेंजी। फ्रेंजी एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है उन्माद या फिर पागलपन, उसी को बोलते हैं फ्रेंजी। अ स्टेट ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर। द क्राउड वॉज इन अ फ्रेंजी ऑफ आफ्टर द फाइनल गोल। जो क्राउड था ना, जो भीड़ थी, वो क्या थी, इन अ फ्रेंजी, एक पागलपन में, एक उन्माद में थी, आफ्टर द फाइनल गोल। फुटबॉल का मैच चल रहा होगा, फाइनल गोल किया होगा रोनाल्डो, जैसे लास्ट में एक फाइनल गोल है, देखो एक मैच अटका हुआ है फाइनल गोल पर, रोनाल्डो आया, उसने किक किया और एक फाइनल गोल कर दिया, तो क्राउड कैसी हो जाएगी, फ्रेंजी हो जाएगी, पागल हो जाएगी, वो तो कूद उठेगी एकदम से, चीयर करेंगे वो। हिस्टीरिया, हिस्टीरिया पागलपन को ही बोलते हैं। एजिटेशन, एजिटेशन क्या होता है भाई, एजिटेशन तो वही है ना कि उन्माद उठा हुआ है। मैडनेस पागलपन है, तो तीनों वही है, सेम वर्ड है, एजिटेशन को मार्क करो। और हिस्टीरिया बहुत अच्छा वर्ड है। एक चीज़ होती है मास हिस्टीरिया, हिस्टीरिया से पहले मास लगाओ, मास, मास का मतलब होता है पब्लिक। कोई चीज़ मास हिस्टीरिया चल रहा है, तो वो पागलपन ही तो है। जैसे आजकल जो है ना, जो यूट्यूब पे कंटेंट वगैरह है, तो वहाँ पर भी तो गालियों का मास हिस्टीरिया चल रहा है। वहाँ पर सारे जितने भी क्रिएटर्स हैं वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई गालियाँ दो, फेमस हो जाओ। तो वही अभी एक शो भी था, वो कौन सा था, इंडियाज़ गोट लेटेंट, वो वहाँ भी चल रहा था भाई, ये गालियों का मास हिस्टीरिया, लोग देख रहे थे, वो कर रहे थे। रिसेंटली चलिए बंद तो हो गया है वो। तो हिस्टीरिया मतलब पागलपन, एजिटेशन और मैडनेस। अच्छा, एक तरफ तो पागलपन है, उन्माद उठा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ काम, चीज़ें शांत हैं, सेरेनिटी में है, और ट्रैंक्विलिटी में है, मतलब शांति में है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, काम, सेरेनिटी और ट्रैंक्विलिटी। मार्क करो ट्रैंक्विलिटी को और सेरेनिटी को, दोनों बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। चलिए, अब वर्ड तो कंप्लीट हो गए, अब चलते हैं अपने एडिटोरियल पार्ट की तरफ और पढ़ेंगे एडिटोरियल को बहुत डिटेल में। मेला एंड मेली, जो अभी कुंभ मेला चल रहा है उसके ऊपर है, मेला एंड मेली ऑन द महाकुंभ मेला 2025 एंड पब्लिक सेफ्टी। 2025 का महाकुंभ मेला और पब्लिक सेफ्टी, उसके ऊपर आज का एडिटोरियल है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताता है ये एडिटर। पीपल्स सेफ्टी, लोगों की सुरक्षा, शुड बी प्रायोरिटाइज, उसको हमको प्राथमिकता देना चाहिए, ओवर फुटफॉल एट महाकुंभ। तो महाकुंभ पर जो फुटफॉल हुआ है, देखो अभी क्या हुआ ना, महाकुंभ में क्या हुआ था, स्टैम्पीड हो गई थी। कल परसों में दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर स्टैम्पीड हो गई। तो भगदड़ में चीज़ें इतनी ख़राब हो जा रही हैं, लोग इतने ज़्यादा मर जा रहे हैं महाकुंभ की जो ये इवेंट हो रहा है उसकी वजह से, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लैग कर रहे हैं, उसमें हमारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है। तो उसी के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल, चलिए उसको देखते हैं। द महाकुंभ मेला दैट इज ऑनगोइंग इन प्रयागराज, महाकुंभ मेला जो कि ऑनगोइंग मतलब चल रहा है, अभी ऑन है, गोइंग मतलब अभी चल रहा है, ऑनगोइंग इन प्रयागराज, जो प्रयागराज में भी चल रहा है उत्तर प्रदेश के, हैज़ showcased the gaping mow between the centers and the state's plan for such a large event। तो वहाँ पर क्या दिख रहा है, जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो प्लान्स है ना, उसकी कहीं ना कहीं गड़बड़ी नज़र आ रही है,
वो दिख रही है इन दोनों जो गवर्नमेंट्स हैं इनके मैनेजमेंट में, प्लान्स में। फॉर सच ए लार्ज इवेंट, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है उसके बारे में। एंड व्हाट दे बिलीव आर सफिशिएंट रिसोर्सेज टू कंडक्ट इट, या फिर उनकी जो बिलीव्स हैं, जो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये सफिशिएंट रिसोर्सेज हम लगा रहे हैं टू कंडक्ट इट, इस मेले को कंडक्ट करने में, तो उस पर ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हेड ऑफ द मेला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एंड देयर कैबिनेट कलीग्स हैड टाउटेड द स्पेशल अरेंजमेंट्स मेड फॉर द मेला। देखो, मेले से पहले जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और इनके कैबिनेट के जो कलीग्स हैं, कलीग्स होते हैं जो साथ में काम करते हैं, तो इनके जो कैबिनेट के कलीग्स हैं और जो मंत्री वगैरह हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्या करा था, चीज़ों को स्ट्रेच करा था, है ना, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर चीज़ों को बताया था कि भाई हमारा बहुत ज़्यादा स्पेशल अरेंजमेंट है फॉर द मेला, इंक्लूडिंग आ सर्विलेंस सिस्टम। बताया था कि भाई एक बहुत अच्छा सर्विलेंस सिस्टम है, इक्विप्ड विद AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में उसको यूज़ करे जा रहे हैं, टू ट्रैक क्राउड, कि जिससे कि हम क्राउड होती है भीड़, जिससे कि हम भीड़ को क्राउड वो कर रहे हैं ट्रैक। वाटर फिल्टर्स यूज़ करे जा रहे हैं टू कीप रिवर्स क्लीन, गंगा नदी को, नदियों वहाँ पर जो नदियाँ हैं, 3 नदियाँ हैं ना वहाँ पर, तो तीनों नदियों को वहाँ पर क्लीन करने के लिए, फिल्टर करने के लिए वहाँ पर वाटर फिल्टर्स लगे हैं। आ मेक शिफ्ट टाउन रिप्लीट विद हॉस्पिटल्स एंड स्पेशल पर्पस ट्रेन्स एंड बसेस, और एक मेक शिफ्ट टाउन है जो कि रिप्लीट मतलब भरा हुआ है, जो पूरा शहर है, जो वहाँ का जो प्रयागराज है वो पूरा भरा हुआ है हॉस्पिटल्स से, और स्पेशल पर्पस ट्रेन्स चलाई गई हैं और बसेस चलाई गई हैं। तो इन्होंने इतना कुछ बताया था कि भाई हमारा इतना बड़ा, इतना तगड़ा वहाँ पर अरेंजमेंट है। बट दे हैव नॉट सफाइड, लेकिन वो क्या हुआ है, दे हैव नॉट सफाइड, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ है। ये जो चीज़ें दिखाई हैं ये काफ़ी नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है। सफाइस का मतलब होता है पर्याप्त होना। देयर हैव बीन न्यूमरस रिपोर्ट्स ऑफ पीपल बीइंग फ्रस्ट्रेटेड एट द वेन्यू एंड ड्यूरिंग जर्नीज टू एंड फ्रॉम देयर। देखो, वहाँ पर बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं कि जो लोग हैं ना वो फ्रस्ट्रेट हैं एट द वेन्यू, वेन्यू मतलब जो जगह होती है, जिस जगह पर ये कुंभ हो रहा है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेट हैं। एंड ड्यूरिंग, और कहाँ पर फ्रस्ट्रेट हैं, ड्यूरिंग जर्नीज, जो यात्रा करके, टू मतलब आप जब टू किसी की तरफ जा रहे हो, आप जैसे मेले की तरफ कोई लोग जा रहे हैं तो वो लोग परेशान हैं। एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम मतलब वहाँ पर जाने वाले और आने वाले लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं। टू एंड फ्रो बहुत अच्छा वर्ड है, ये वो है फ्रेज। टू एंड फ्रो का मतलब होता है जाना और आना। द मेलाज अंडर मैनेजमेंट, मेले का जो ये पुअर मैनेजमेंट है ना, अंडर मैनेजमेंट है, सिमरिंग जस्ट बिलो द सरफेस। और ये क्या हो रहा है, ये सिमरिंग है जस्ट बिलो द सरफेस, जो ये ज़मीनी हकीकत है ना उससे कहीं ना कहीं ये मतलब सिमरिंग है, मतलब चीज़ें खराब हो रही हैं। वॉज ट्रांसफॉर्म्ड टू आउटराइट मैनेजमेंट बाय द डेथ्स ऑफ पीपल इन अ क्राउड क्रश ऑन जनवरी 29, 25। देखो, जो ये मेले की जो अंडर मैनेजमेंट है ना, इससे चीज़ें सुलग रही हैं, काफ़ी चीज़ें खराब हो रही हैं। जस्ट बिलो द सरफेस, ग्राउंड लेवल पर, वॉज ट्रांसफॉर्म टू आउटराइट मिसमैनेजमेंट। एक आउटराइट मतलब जो चल रहा है मैनेजमेंट, तो वो एक बड़ा ख़राब मैनेजमेंट है। बाय द डेथ्स ऑफ पीपल, क्योंकि वहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है। इन अ क्राउड क्रश, जो भगदड़ मची थी उसके बारे में बता रहे हैं, 29 जनवरी को जो हुई थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान गई है। द कन्फ्यूज्ड रिस्पॉन्स by the Indian Railways to another crash at the New Delhi railway station on February 15, 2025 indicated the center's unwillingness to countenance the disaster। देखो, जो कंफ्यूज्ड रिस्पॉन्स था बाय द इंडियन रेलवे, इंडिया भारतीय रेलवे के द्वारा जो एक दूसरा एक क्रश हुआ मतलब चीज़ें भगदड़ मच गई, वहाँ पर स्टैम्पीड हुई, लोग क्रश हो गए, एकदम कुचल गए, है ना, और वहाँ पर काफ़ी जानें भी चली गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी 2025 को। तो जो इंडियन रेलवे का रेस्पॉन्स था ना वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड था। और उससे क्या इंडिकेट होता है, वहाँ से क्या पता चलता है कि जो सेंटर की जो अनविलिंगनेस है ना टू काउंटेनेंस द डिजास्टर, वो डिजास्टर के जो ये हाव भाव है ना इनको समझ ही नहीं पा रहे हैं चीज़ों को। ऑन द बैक ऑफ एन एक्सपेंस ऑफ 7,500 करोड़ फॉर द मेला। और कितना बजट इसमें लगा है, 7,500 करोड़ रुपए का बजट इन्होंने इसमें लगाया है ऑन द बैक ऑफ एन एक्सपेंस। तो इतना एक्सपेंस होने के बावजूद भी चीज़ें आपसे कंट्रोल में नहीं हैं।
एंड इट्स वेरियस हाईटेक प्रिपरेशंस, और आपकी बहुत ज़्यादा हाईटेक प्रिपरेशंस हैं, आपकी एआई आप यूज़ कर रहे हो, उसके बावजूद भी चीज़ें आपसे नहीं संभल रही हैं। सच प्रिपरेशंस, ये जो ऐसी प्रिपरेशंस हैं, हाउएवर कैन नॉट मेक अप फॉर चेंजेस दैट नीड टू बी मेड ओवर टाइम, सच एज रीडेवलपिंग आ लोकल रेलवे स्टेशन। देखो, सच प्रिपरेशन, ये जो प्रिपरेशंस हैं, कैन नॉट मेक अप फॉर चेंजेस दैट नीड टू बी मेड ओवर टाइम। तो ये जो ज़रूरत थी कि भाई चेंज करना चाहिए था चीज़ों का, तो ये बनाई नहीं जा सकती थी इतनी जल्दी, इतनी जो अरेंजमेंट हो सकते थे, सच है जैसे कि एक आप लोकल रेलवे स्टेशन रीडेवलप कर देते, तो ये बहुत बड़ा लेवल का काम होते हैं, इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो पाते हैं। ऑफिशियल्स वर रिलक्टेंट टू कन्फर्म दैट पीपल हैड डाइड इवन एज लोकल हॉस्पिटल्स वर कन्फर्मिंग डेथ्स। और जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जैसे रेलवे के ऑफिशियल्स हैं, वर रिलक्टेंट टू कन्फर्म, वो ये कन्फर्म करने में भी हिचकिचा रहे हैं कि भाई लोग मरे हैं, जैसे भगदड़ मच गई, स्टैम्पीड हुई, उसके बाद लोग तो मरे हैं यार, उसको भी जो ऑफिशियल्स हैं ये कन्फर्म करने में रिलक्टेंट हैं, मतलब उसको हिचकिचा रहे हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि लोगों की डेथ हुई है। इवन एज, जबकि लोकल हॉस्पिटल्स कन्फर्म कर रहे हैं कि भाई डेथ हुई है, लेकिन ऑफिशियल्स मानने को तैयार नहीं है। इन वन पर्टिकुलरली अनफेयर स्टेटमेंट, एक अनफेयर स्टेटमेंट में डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी, जो रेलवे के डीसीपी हैं, उन्होंने ब्लेम करा है अननेसेसरी रश एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन फॉर द कैटेस्ट्रोफे। भाई डीसीपी ने क्या आकर ब्लेम करा है कि जो अननेसेसरी रश था ना, ये बिना बात की जो भीड़ थी ना एट द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन फॉर द कैटेस्ट्रोफे, तो ये जो तबाही हुई है इसके लिए जिम्मेदारी उन्होंने किसको ब्लेम करा है, इस भीड़ को उन्होंने ब्लेम करा है, अपने मैनेजमेंट को उन्होंने बचा लिया है। The consensus among fire safety experts worldwide is that such events occur when there is external cause for a group to panic, whether lacking the money to buy another ticket, should they miss a train, or suffering injuries due to unsafe pedestrian conditions. देखो, द कंसेंसस अमंग फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स क्या होते हैं वर्ल्ड वाइड में, वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो इस टाइप के इवेंट्स हैं ना, ये जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो तब होती हैं व्हेन देयर इज अ एक्सटर्नल कोज, उसका कुछ ना कुछ एक्सटर्नल कोज होता है, फॉर ए ग्रुप टू पैनिक, एक पूरा जो ग्रुप है वहाँ पर जो पूरी भीड़ है वो पैनिक करती है किसी ना किसी बाहरी फैक्टर की वजह से। जैसे मान लो भाई लोगों के पास पैसे नहीं है, लैकिंग द मनी टू बाय अनदर टिकट, लोगों को लगता है कि अगर ट्रेन छूट गई तो आप दूसरा टिकट नहीं खरीद सकते। शुड दे मिस अ ट्रेन, भाई कहीं ट्रेन मिस ना हो जाए, इसलिए लोग बाग जल्दबाजी करते हैं और फिर सफ़र करते हैं इंजरीज ड्यू टू अनसेफ पेडेस्ट्रियन कंडीशंस। अगर वहाँ पर पैदल चलने की पूरी व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर फिर इंजरीज होने की संभावना रहती है। अ प्रिलिमिनरी प्रोब रिवील्ड दैट द रेलवेज हैड सोल्ड 2600 एडिशनल टिकट्स एंड एन अनाउंसमेंट एट द स्टेशन of the arrival of a different train rendered this confused mass of passengers to attempt to reach the wrong platform. अब देखो क्या हुआ, एक प्रिलिमिनरी प्रोब हुई है, प्रोब होती है जांच, है ना, इन्वेस्टिगेशन को बोलते हैं प्रोब। एक प्रिलिमिनरी, एक शुरुआती जांच हुई है, उससे क्या रिवील हुआ है, क्या पता लगा है कि जो रेलवेज है ना, उसने 2600 एडिशनल टिकट, अतिरिक्त टिकट बेच दिए थे, 2600 एक्स्ट्रा टिकट, एंड एन अनाउंसमेंट एट द स्टेशन, और अनाउंसमेंट हो रहा था स्टेशन पर कि भाई अराइवल ऑफ अ डिफरेंट ट्रेन रेंडर्ड दिस कंफ्यूज मास ऑफ पैसेंजर, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनाउंसमेंट थे, तो उससे क्या हुआ, लोग बाग कन्फ्यूज़ हो गए, जो मास पीपल हैं वो पैसेंजर्स कन्फ्यूज़ हुए, और फिर वो अटैम्प्ट करने लगे एक गलत प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए, तो वहाँ पर बस अचानक से भगदड़ मची। द रेलवेज हैज़ नाउ सेड दैट स्पेशल ट्रेन्स फॉर द मेला विल डिपार्ट। रेलवेज कह रहे हैं, रेलवेज हैज़ नाउ सेड, रेलवेज ने क्या कहा है भाई, दैट स्पेशल ट्रेन्स फॉर द मेला विल डिपार्ट फ्रॉम वन फिक्स्ड प्लेटफॉर्म एट द स्टेशन। वो कह रहे हैं कि जो मेला है ना, मेला के लिए स्पेशल जो ट्रेन्स हैं वो अब एक ही प्लेटफॉर्म से रवाना होंगी, ना कि अलग अलग से, जिससे कि लोगों में कन्फ्यूज़न ना रहे। सच इंटरवेंशंस दैट आर ऑलरेडी वेल नोन टू एक्सपर्ट्स इंक्लूडिंग क्लियर मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशंस, restricted ticketing and proactive crowd control could have mitigated the tragedy। अब देखो ये एक स्पेशल, आप ट्रेन जो हैं इनको आप अभी तो आपने कह दिया कि भाई हम एक प्लेटफॉर्म, फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से ही चलाएंगे, सपोज करो प्लेटफॉर्म नंबर 3 से चलाएंगे,
तो जितनी भी ट्रेन जाएंगी स्पेशल ट्रेन मेला के लिए वो 3 नंबर से जाएंगी। अब तो आप जाग गए, अब तो ये जो डेथ्स हो गई उसके बाद तो ये मैनेजमेंट जाग गया रेलवे का। पहले आप लोग कहाँ थे? सच इंटरवेंशन अगर ये चीज़ें पहले हो जाती दैट आर ऑलरेडी वेल नोन टू एक्सपर्ट्स, जो कि एक्सपर्ट्स को पहले भी पता होंगी, इंक्लूडिंग क्लियर कि एक क्लियर और मल्टीलिंगुअल मतलब द्विभाषी, 2 भाषाओं में कम्युनिकेशन, रेस्ट्रिक्टेड टिकटिंग, आप टिकटिंग को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते थे, एंड प्रोएक्टिव क्राउड कंट्रोल। प्रोएक्टिव होता है पहले से ही किया गया, तो प्रोएक्टिव क्राउड कंट्रोल आप कर सकते थे। तो अगर आप ये कर लेते कुड हैव मिटिगेटेड द ट्रेजिडी, उससे ये जो घटना हुई है ना ये बचाई जा सकती थी, इसको कम करा जा सकता था। मैनी लेस प्रोमिनेंट गैदरिंग प्लेसेस स्टिल लैक अटेंशन विज पब्लिक सेफ्टी, और काफ़ी ज़्यादा जो प्रोमिनेंट गैदरिंग है ना जो प्लेसेस पर, तो उसमें आज भी अटेंशन की कमी है। ऐसी जो प्लेसेस हैं है ना उसमें आज भी अटेंशन की कमी है। और विज पब्लिक सेफ्टी, और किस चीज़ में? पब्लिक सेफ्टी में तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमियां हैं। बोथ द सेंटर एंड द स्टेट, सेंटर और स्टेट दोनों को शुड एलिमिनेट दीज रिस्क, ऐसे रिस्क को एलिमिनेट करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। पोस्ट हेस्ट, ये जो जल्दबाजी होती है ये ख़त्म करनी चाहिए। इफ़ द सेंटर्स प्लान्स टू इंक्रीज फुटफॉल एट प्लेसेस ऑफ वर्शिप आर नॉट टू लीड टू मोर कैटेस्ट्रोफी, अगर सेंटर का प्लान है कि भाई चीज़ों को संभालना है, चीज़ों को ऐसे नहीं होने देना है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर भगदड़ को बचाना है, आर नॉट टू लीड टू मोर कैटेस्ट्रोफी, जिससे कि और ज़्यादा तबाही ना हो। वाइल एनकरेजिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म, जब आप स्पिरिचुअल टूरिज्म को एनकरेज कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, द हाइप अराउंड होस्टिंग 45 करोड़ पीपल एट द महाकुंभ मेला एब्सर्डली इम्पॉसिबल एज इट साउंड्स शुड बी टोन्ड डाउन सो एज नॉट टू फीड अ पॉलिटिकल फ्रेंजी। जब आप एनकरेज कर रहे हो स्पिरिचुअल को, ये जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है इसको जब आप एनकरेज कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो, तो ये जो हाइप है कि हम 45 करोड़ लोगों को महाकुंभ मेला में होस्ट कर रहे हैं, एब्सर्डली इम्पॉसिबल, ये बेतुकी बात है। एज इट साउंड, ये बेतुकी लगती है। शुड बी टोन डाउन, ये इसको आपको कम करना चाहिए। ये जो आप 45 करोड़ का दावा करते हो कि हम इतने लोगों को होस्ट कर रहे हैं, आपको इस चीज़ को कम करना चाहिए। सो एज नॉट टू फीड अ पॉलिटिकल फ्रेंजी, जिससे कि आपका जो ये पागलपन है ना, ये पॉलिटिकल, इसको आप चीज़ों को संभाल पाओ। द गवर्नमेंट, आज तो एडिटर काफ़ी हार्श हो रहा है भाई गवर्नमेंट के लिए, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बातें बोल रहा है। पॉलिटिकल फ्रेंजी, द गवर्नमेंट्स मस्ट बी केयरफुल दैट द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस इज नॉट पेड फॉर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। द गवर्नमेंट्स मस्ट बी केयरफुल, गवर्नमेंट्स सरकारों को केयरफुल होना चाहिए, दैट द कॉस्ट ऑफ फुलफिलिंग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, ये जो कॉस्ट है ना, ये जो कीमत हम पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को फुलफिल करने में, उसको पूरा करने में लगाते हैं या चुकाते हैं, जो कीमत हम चुकाते हैं, इज़, जो सरकार चुकाती है, इज़ नॉट पेड फॉर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। तो ये जो सरकार है ना, ये जो आप अपनी पॉलिटिकल एजेंडा को आगे बढ़ाने में, उसको फुलफिल करने में जो लागत लगा रहे हो, जो कॉस्ट लगा रहे हो, वो ह्यूमन लाइफ से कहीं ज़्यादा है भाई साहब। आप लोगों की जान के ऊपर पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को मत फुलफिल करो, अपने पॉलिटिकल एजेंडा को पूरा मत करो। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट हो गया एडिटोरियल। मेरे आपसे 2 सवाल हैं। देखो, स्टैम्पीड जो भी हो रही हैं, नो डाउट कि भाई गवर्नमेंट को इसमें मैनेजमेंट करना चाहिए, चीज़ों को सीखना चाहिए। देखो, जो क्राउड मैनेजमेंट है वो अपने आप में एक साइंस है, प्योर साइंस है, मैनेजमेंट है, आप उसको सीखें। प्रॉपर इसके कोर्सेज हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। विदेशों में बहुत तरीके से चीज़ों को हैंडल करा जाता है, आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपके देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। यहाँ पर यार 150 करोड़ पॉपुलेशन हो रही है अब, तो यहाँ पर तो चीज़ों को बहुत तरीके से करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली यार कितना जल्दी चीज़ें एकदम से ख़राब हुई हैं। अभी पिछले 2 महीने में, हमने 2 महीने से चैनल चलाना शुरू करा है, ये एडिटोरियल शुरू करे हैं, और 2 महीने में ही 3 केसेस मिल गए स्टैम्पीड के। पहला अल्लू अर्जुन जब वो एक सिनेमा में पहुंच गए थे, वहाँ पर भगदड़ मच गई थी। दूसरा महाकुंभ, और तीसरा अब ये रेलवे स्टेशन। तो 2 महीने में यार 3 स्टैम्पीड हो गए, लोग मर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम बहुत गड़बड़ है। दूसरी बात ये है कि क्या सरकार की सारी जिम्मेदारी है? क्या सारा अरेंजमेंट सरकार ही करे? हमारे अंदर इतना पेशेंस, इतना समझदारी हम अपने अंदर डेवलप नहीं कर सकते कि चीज़ों को कैसे मैनेज करा जाए?
तो कहीं ना कहीं हमें अपने पार्ट पर, पब्लिक को अपने पार्ट पर देखने की ज़रूरत है, चीज़ों को तरीके से करने की ज़रूरत है। तो भगदड़ बचाई जा सकती है, वहाँ पर जाने बचाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ में काम करना चाहिए, इन माय ओपिनियन। बाकी आपका जो भी ओपिनियन है आप कमेंट में बताना, सोचकर बताना कि कैसे चीज़ों को टैकल किया जा सकता है। चलिए अब MCQs करते हैं। व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन क्रश ऑन February 15, 2025? पूछ रहा है कि भाई मेजर रीज़न क्या था जो ये इस घटना हुई है, क्रश हुआ है, उसका मेजर कॉज क्या है? ट्रेन डिले हो गई थी, कोई जिक्र नहीं आया। लैक ऑफ फूड स्टॉल, वहाँ पर फूड स्टॉल की कमी थी, नहीं, कोई जिक्र नहीं आया। एक्सेसिव बैगेज ला रहे थे पैसेंजर्स, बहुत सारा सामान ला रहे थे पैसेंजर्स, कोई जिक्र नहीं आया। मिसलीडिंग अनाउंसमेंट हो रहे थे और ओवर सेलिंग ऑफ टिकट्स हुई थी। यही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। दिखा देता हूँ मैं, ऊपर आया था ये देखो 2600 एडिशनल टिकट बांट दिए थे और अनाउंसमेंट की गड़बड़ी हो रही थी कि भाई अराइवल एट डिफरेंट ट्रेन रेंटर टू कंफ्यूज मास ऑफ पैसेंजर, जिससे कि लोग कंफ्यूज हो गए थे। तो वही है कि भैया मिसलीडिंग अनाउंसमेंट हुए थे और ओवर सेलिंग हुई थी टिकट्स की। नेक्स्ट, व्हाट डू फायर सेफ्टी एक्सपर्ट्स से अबाउट क्राउड क्रश इंसिडेंट? जो फायर सेफ्टी के एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं? दे अकर ओनली ड्यू टू पुअर वेदर कंडीशन, नहीं ये तो नहीं बोल रहे। दे आर अनअवॉइडेबल इन लार्ज गैदरिंग्स, अच्छा लार्ज गैदरिंग्स में ये अनअवॉइडेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर मेनली ड्यू टू लैक ऑफ पुलिस प्रेजेंस, नहीं ये भी नहीं है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। दे हैपन व्हेन एन एक्सटर्नल फैक्टर कॉजेज पैनिक इन द क्राउड, कह रहे हैं कि भाई जो एक्सटर्नल फैक्टर जब कॉज करता है पैनिक को क्राउड में, उसी से ये चीज़ें, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल के अनुसार, व्हाट शुड बी द गवर्नमेंट्स प्रायोरिटी इन मैनेजिंग स्पिरिचुअल टूरिज्म? क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप मैनेज कर रहे हो स्पिरिचुअल टूरिज्म को? इंक्रीजिंग फुटफॉल एट रिलीजियस इवेंट्स, ये नहीं होना चाहिए। एंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हाँ ये हो सकता है। गवर्नमेंट रिड्यूस करे एक्सपेंडिचर को रिलीजियस, नहीं ये भी नहीं है। प्रमोटिंग ओनली डोमेस्टिक टूरिज्म, नहीं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एंश्योर करना चाहिए पब्लिक सेफ्टी को और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, काफ़ी ज़्यादा तरीके से उनको बढ़ाना चाहिए। तीनों हो गए। चलिए अब करते हैं इसमें हम उसके ग्रामर के क्वेश्चंस। पार्ट ऑफ स्पीच बताना है अनविलिंगनेस का, बताओ भाई अनविलिंगनेस का पार्ट ऑफ स्पीच बताओ कि ये क्या होता है। सेंटेंस पढ़ो और उसके बाद बताओ। देखो, द सेंटर्स अनविलिंगनेस टू काउंटेनेंस द डिजास्टर वॉज एविडेंट। नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या फिर एडवर्ब है? फंक्शन देख लो। देखो वर्ब में तो फिर भाई वो एक्शन बताएगा, तो सेंटर की अनविलिंगनेस है तो ये कोई एक्शन तो है नहीं। दूसरा, एडजेक्टिव किसी की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, नाउन या नाउन की। तो अब ये देखो अनविलिंगनेस किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बल्कि सेंटर जो है ना, द सेंटर्स अनविलिंगनेस, तो किसकी अनविलिंगनेस? सेंटर की। तो फिर ये एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन ये नहीं है, अनविलिंगनेस एडजेक्टिव भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है, तो क्या बचता है? ये नाउन है भाई। सेंटर की जो अनविलिंगनेस है तो उसको नाउन बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस है ही सेड द ऑथोरिटीज आर इग्नोरिंग सेफ्टी, द ऑथोरिटीज आर इग्नोरिंग सेफ्टी, आर और इग्नोरिंग है ना, इससे हो गया। तो चलिए देखिए, दस ही सेड दैट, ठीक है, ऑथोरिटीज तक तो ठीक है। आर इग्नोरिंग से क्या मतलब समझ में आया है कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को किस में बनाते हैं? अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सिंपल है, इसको कर दो आप पास्ट कंटिन्यूस। और पास्ट कंटिन्यूस किससे बनता है? वर्ड से बनता है, वॉज वर्ड से। तो देख लो, इसमें आर है काट दो, इग्नोर्ड है काट दो, हैड है काट दो, वर इग्नोरिंग, ए ऑप्शन करेक्ट। ही सेड दैट द ऑथोरिटीज वर इग्नोरिंग सेफ्टी, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। द रेलवेज हैव इंट्रोड्यूस्ड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स, रेलवेज हैज इंट्रोड्यूस्ड, रेलवे हैज, रेलवेज इन। देखो वर्ड होता है द रेलवेज, मतलब भारत की जो रेल है उसके पूरा जो नेटवर्क है, एक डिपार्टमेंट, उसको बोल रहे हैं द रेलवेज। अब ये बताओ, एस लग रहा है, प्लूरल है, हैव आएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो जो रेलवेज है ना, वो एक डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया, और वो डिपार्टमेंट एक ही तो है, सिंगुलर ही तो है। तो द रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। देखो द रेलवे हैज़,
यहाँ पर क्या गड़बड़ करी है कि उसने रेलवेज नहीं बोला उसको। रेलवेज है एक पूरा एक जो नेटवर्क है उसको कंप्लीट को बोलते हैं रेलवेज, ना कि रेलवे। ठीक है जी। और इसमें तो उसने हेल्पिंग वर्ब ही नहीं लगाई है, तो ये तो बेतुका है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेलवेज हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फिक्स्ड प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट, चेंज द वॉइस, एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है। द गवर्नमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट क्राउड कंट्रोल मेजर्स। तो भाई पैसिव बनाने के लिए क्या करते हो, जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे ले आओ, शुरू में सब्जेक्ट बनाओ, स्ट्रिक्ट क्राउड कंट्रोल मेजर्स, ठीक है, गवर्नमेंट वाले को काट दो, स्ट्रिक्ट क्राउड कंट्रोल मेजर्स, ये ठीक है, गवर्नमेंट वाले को काट दो। दो ऑप्शन तो कट गए, ए और बी और डी तो कट गए। अब बचते हैं ए और सी, इन्हीं में से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम अपने वर्ब की तरफ। मस्ट है, मस्ट को देखो, मॉडल जो होते हैं, जितने भी मॉडल होते हैं, तो उनको कैसे बनाते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न होता है पैसिव बनाने का। तो देख लो जहाँ भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तो शुड आ गया, काट दो भाई, शुड क्यों आएगा, मस्ट है ना, तो मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, मस्ट हो गया, बी हो गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें हमारा। चलिए इसी के साथ हमारे 7 MCQs कंप्लीट हो गए। होप आपको एडिटोरियल अच्छे से समझ में आया होगा, आपको चीज़ें स्टार्टिंग में वर्ड समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं। यही आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलते हैं इसी टाइप के, तो इनको आप प्रैक्टिस करें। एडिटोरियल की ये जो क्लास है इसकी PDF आएगी टेलीग्राम पर, वहाँ से डाउनलोड करें, खुद से पढ़ें, खुद से अटैम्प्ट करें, और आप जल्दी से जल्दी इसको कवर करें इन चीज़ों को। तो अब हम मिलते हैं 10 बजे, मिलते हैं आपको स्पेशल वोकैब की क्लास में। ठीक है जी। तो अपने पार्ट पर आप खुद से जब PDF करोगे ना प्रैक्टिस, तो आपको समझ में आएंगी भाई चीज़ों के आंसर कैसे फाइंड करते हैं, और आप बहुत जल्दी एग्जाम में टैकल करना सीख जाएंगे। ऑलराइट, चलिए 10 बजे स्पेशल वोकैब की क्लास में मिलते हैं, ज़रूर आना वहाँ पर, उसको ज़रूर देखना। ऑलराइट, थैंक यू, हैव नाइस डे, गुड बाय।